नंबर 1 शो इस वक्त आप देख रहे हैं ताइवान की राजधानी ताइपे से। और इस वक्त हम मौजूद हैं ताइवान के ताइपे राजधानी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इस वक्त हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं वो आपको बताएगी कि किस तरह से चीन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है ताइवान जैसे द्वीप के सामने। दरअसल आज हम वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जहां चीन सबसे पहले हमला बोल सकता है। ये ऐसी जगह है जो पिछले 73 वर्षों से चीन की आंखों में किरकिरी की वजह बनी हुई है। ये ऐसी जगह है जहां चीन ने 3 बार हमला किया है लेकिन तीनों बार नाकाम हुआ है। ये ऐसी जगह है जहां से चीन सामने नजर आता है, उसकी नौसेना आसपास ऐसे टहलती हुई दिखती है कि कब हमला हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चा चिट्ठा में आज इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पहला वो चैनल है जो आपको ताइवान की जमीन से चीन का इलाका भी दिखाएगा। दुनिया के इस हिस्से में यह सबसे बड़ा वॉर जोन बन सकता है। ताइवान के सैनिक हाथ में पत्थर, चीन का ड्रोन, ये वीडियो ताइवान के केनमन आइलैंड का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि चीन का ड्रोन केनमन आइलैंड के भीतर उसके राज चुराने के लिए चक्कर लगा रहा है। ताइवान के सैनिकों ने इस ड्रोन को देखा तो पत्थर मारे। ये वही केनमन आइलैंड है जो चीन के सामने 73 सालों से सीना चौड़ा किए हुए खड़ा है और दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्मी इस छोटे से द्वीप का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। न्यूज़ 18 की टीम ने केनमन आइलैंड पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जरूर देखिए क्योंकि यहां से आपको चीन और ताइवान के युद्ध के सबसे बड़े खतरे का अंदाजा हो जाएगा। का नंबर 1 न्यूज चैनल पहुंच चुका है केनमन आइलैंड, वो जगह जो चीन के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। चीन को नाको चने चबवाने के लिए केनमन आइलैंड ने 3 बार उसके दांत खट्टे किए। और हम देखिए इस वक्त मौजूद है केनमन आइलैंड पर, वो केनमन आइलैंड, वो द्वीप जहां ताइवान की सेना चीन की हर हरकत पर नजर रख सकती है। और साथ ही साथ इसी वजह से केनमन द्वीप को ताइवान का कवच भी कहा जाता है। केनमन में जीत जिस तरह से चीन को 3 बार नसीब नहीं हुई है और यही वजह है कि उस दरमियान साल 1958 में, जी हाँ, साल 1958 में चीन ने किस तरह से लगभग 44 दिनों तक गोलाबारी इसी केनमन द्वीप पर की थी। इस केनमन द्वीप पर पहुंचने वाला न्यूज़ 18 इंडिया पहला न्यूज चैनल है। चीन के छोटे ड्रोन केनमन किन किन सीक्रेट जगहों की तस्वीरें ले गया है ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन जब भी ताइवान पर आक्रमण करेगा उसका पहला टारगेट होगा केनमन आइलैंड। लेकिन ऐसा क्या खास है इस द्वीप में, इसकी पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे। उसके पहले देख लीजिए कि चीन कैसे ताइवान को घेर रहा है। उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी कैसे ताइवान की हर सीमा को ब्लॉक करने की चालें चल रही है। ताइवान का आरोप है कि चीन ने उसकी घेरेबंदी के लिए 13 लड़ाकू विमान उसकी सीमा के चारों ओर तैनात कर दिए हैं। ताइवान ने दावा किया है कि इनमें 2 लड़ाकू विमानों ने उसकी सीमा में घुसपैठ भी की। साथ ही ताइवान ने चीन पर उसकी समुद्री सीमा के आसपास 4 युद्धपोत भेजने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद ताइवान ने भी चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने फाइटर जेट, युद्धपोत और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलर्ट कर दिया।
मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक कील नुमा चीज, दरअसल यही है वजह चीन की असल तकलीफ की। वो चीन जो इस वक्त लगातार ये ड्रिल्स कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ताइवान को दिखाए अपनी ताकत, डराए उसे अपनी ताकत से। ये जो कीले इस वक्त आप लगातार मेरे सामने देख रहे हैं, दरअसल इसी तरह की चुभन उसे तब महसूस हुई थी जब नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ था ताइवान का, और तब से लेकर अब तक जो सिलसिला सामने आया है वो सिलसिला बताता है कि किस तरह से चीन ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। ताइवान और चीन में फुल फ्लेज जंग की नौबत दिख रही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट ताइवान जैसे छोटे देश और चीन जैसे बड़े देश के बीच तनाव के इस मंजर पर बहुत पैनी नजर रख रहे हैं। आपको भी इस तनाव के बीच छोटा किंतु रणनीति में माहिर ताइवान के अंदर की वो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। चीन के फाइटर जेट, चीन के युद्धपोत, चीन के सबमरीन, चीन के ड्रोन ताइवान के चारों ओर मंडरा तो रहे हैं, लेकिन ताइवान पर शी जिनपिंग आक्रमण का आदेश नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ताइवान ने चीन के सैनिकों के सामने वो रोड़े बिछा दिए हैं जिन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी चलने में नाकाम है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं कि ताइवान ने आखिर ऐसा क्या किया है। टैंक जो इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये 1958 में जो लड़ाई हुई थी, जो बिल्कुल ऐसे पिलर की तरह, एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा रहा था। चीन ने किस तरह से ताबड़तोड़ गोलाबारी की थी, हमले किए थे, और उस दौरान यही टैंक था जिसने पूरी तरह से बचाने की कोशिश की, न सिर्फ किनमेन आइलैंड को बल्कि ताइवान को, क्योंकि ताइवान के लिए ये किनमेन आइलैंड इस वक्त एक तरह से कहा जा सकता है वॉल की तरह है। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, देखिए ये वो आइलैंड है जिससे महज दूरी है चाइना बॉर्डर की 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर न्यूज़ 18 इंडिया बेहद करीब पहुंच गया है चीन की सीमा से। और आप ये समझिए कि अगर चीन किनमेन आइलैंड पर कब्जा कर लेता है, अगर ऐसा होता है तो ताइवान को उसे हराना बहुत आसान होगा। ये किनमेन आइलैंड है, चीन के फुजियान प्रांत से करीब सटा हुआ। लेकिन क्या मजाल है कि इस किनमेन आइलैंड के खिलाफ चीन एक्शन ले ले। सवाल है, चीन किनमेन पर झंडा क्यों नहीं लहरा पाता? जवाब आपकी स्क्रीन पर है। ये जो किनमेन आइलैंड की समंदर के किनारे गड़ी कीलें आप देख रहे हैं, इन्हें लगाए हुए 70 साल से भी ऊपर गुजर गए। असल में ये कीलें नहीं, ताइवान की फ्रंट लाइन सेना है। ये नुकीली कीलें 1949 से 1950 के दौरान लगाई गई थी, जिससे बड़ी तादाद में चीन के सैनिकों को आने से रोका जा सके। बहुत कम लोग जानते हैं कि किनमेन द्वीप की वजह से ही चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर सका। 73 साल पहले अगर कम्युनिस्ट सेना किनमेन हथिया लेती तो आज ताइवान चीन का हिस्सा होता। ये किनमेन द्वीप ही था जिसकी वजह से दुनिया में दो चीन है, मेनलैंड चीन और ताइवान। अब इसी ताइवान को चीन मेनलैंड में मिलाने के लिए अमेरिका, जापान से लेकर दक्षिण कोरिया से जंग की तैयारी कर रहा है। वो जो मेरे पीछे आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वो हिस्सा है जहां पर चीन है, और इसकी महज दूरी का आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ पाएगा कि कितना करीब किनमेन है, लेकिन चीन की हद से कितना दूर नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हर बार उसने ताइवान के जरिए कोशिशें की कि अगर वो किनमेन पर कब्जा कर लेता है तो ताइवान पर कब्जा करना बेहद आसान होगा। वो इसलिए क्योंकि एक रक्षा कवच के तौर पर हर बार किनमेन आइलैंड ने उसे बचाने की कोशिश की है। असल में किनमेन की कहानी शुरू होती है 1949 से, जब चीन की नेशनलिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्ट पार्टी से हार के बाद यहां आ गए थे। माओ ने नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को यहां से खदेड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी।
लेकिन नेशनलिस्ट पार्टी के सैनिकों ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यहां से खदेड़ दिया। इसके बाद साल 1954-1955 में चीन की सेना ने इस द्वीप पर गोलीबारी की। 44 दिनों तक किनमन द्वीप पर बम बरसाए, जिनकी संख्या करीब 4.70 लाख तक थी। लेकिन किनमन हिला नहीं। चीन की कब्जा करने की सारी कोशिशें बेकार गईं। चीन के सबसे बड़े नेता माओ ने इस द्वीप को लेकर कहा था कि इसने उनकी सेना को सबसे बड़ा आघात दिया। अब सवाल यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना किनमन पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई? ताइवान के कब्जे वाला ये छोटा सा द्वीप चीन से इतने करीब होने पर भी उसके कब्जे में क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह नुकीली और बड़ी कीलें हैं जिनका मुंह चीन की तरफ है? आखिर क्यों 3 बार हमला करने के बावजूद चीन किनमन को कभी नहीं जीत सका? इस सवाल का जवाब आपको किनमन में ताइवान की सेना की रणनीति में मिलेगा, जिसने अपने से कई गुना शक्तिशाली देश के सामने आत्मरक्षा की वो दीवार खड़ी की है जो चीन की दीवार से भी मजबूत दिखती है। असल में ताइवान ने जमीन के अंदर सुरंग और बंकरों का ऐसा जाल बिछाया है जिसमें उसकी सेना की गाड़ी और बोट्स तक ले जाई जा सकती थी, लेकिन चीन को इन बंकरों की जानकारी नहीं मिल सकी। नतीजा हुआ कि चीन की ओर से जितने भी हमले हुए सब बेकार गए। और आज 1.5 लाख की आबादी वाला किनमन, ताइवान का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस किनमन, सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण किनमन की जानकारियां जुटाने के लिए चीन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि किनमन चीन के हमले का सबसे पहला टारगेट होगा और किनमन ताइवान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लिहाजा अब जंग छिड़ेगी तो बड़ी भयानक होगी। ताइवान ने अमेरिका से भारी पैमानों पर हथियारों की खरीद की है। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान ने 2023 के लिए रक्षा बजट में करीब 1700 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इजाफा किया। ताइवान के रक्षा बजट में ये 14% की बढ़ोतरी है। ताइवान की जीडीपी का 2.7% है। ताइवान सेल्फ डिफेंस के लिए रक्षा बजट में इजाफा नहीं करे तो उसके पास दूसरा चारा भी नहीं है। हालांकि इसके साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ताइवान को अमेरिका जैसे देश का फुल सपोर्ट हर हाल में चाहिए, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, सैनिकों के साहस से नहीं, सैनिकों की संख्या और हथियारों के जखीरे से लड़ी जाती है। और चीन कागज पर कम से कम इन सब में ताइवान से बहुत आगे है। समंदर के बीच अगर युद्ध हुआ तो कह सकते हैं कि इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही होने का अनुमान है। चीन और ताइवान के बीच जंग का पहला गवाह यही इलाका किनमन आइलैंड बनेगा। यहाँ से चीन की दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर कही जाती है। ताइवान में ऐसे ऐसे रडार लगे हुए हैं जो चीन में होने वाली गतिविधियों को फौरन ट्रैक कर सकते हैं। ये ताइवान स्ट्रेट का वो इलाका इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहां समुद्री सुरंग बिछाई गई है, और अगर चीन के जंगी जहाज यहां करीब भी आए तो वो उन बारूदी सुरंगों को निशाना बना सकते हैं। ताइवान बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो चीन की तरफ से होने वाली हर एक्टिविटी पर इस समंदर और इधर मेरे इस वक्त इस हाथ की तरफ देखेंगे तो वहां पर एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए है। किनमन द्वीप में समंदर की लहरों को देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इन पर जंग का बारूद लिए कितने जहाज तैर रहे हैं। लेकिन एक बात जो साफ दिख रही है वो ये कि ताइवान जिस तरह की तैयारी में जुटा है उसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। किनमन से आपने ताइवान और चीन की दूरी तो देख ली। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये जगह क्यों शी जिनपिंग की निगाहों में सबसे ज्यादा खटकती है। चीन की सेना ताइवान को कब्जे में करने के लिए क्या कर रही है, उसकी बहुत सी खुफिया तस्वीरें लीक हो गई हैं। कच्चा चिट्ठा में हम आपको चीन के ऐसे ठिकाने की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसको शी जिनपिंग ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम साबित हुए हैं। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखने की जरूरत है क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ताइवान में है और आपके लिए ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई है जिसे चीन के सबसे खतरनाक इरादे जाहिर हो जाते हैं। एक, 2, 3, 4 और 5 चीन से लीक हुई ये बहुत ही सीक्रेट तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं।
ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसे छुपाने के लिए चीन ने लगातार कोशिश की, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों ने शी जिनपिंग की सैन्य विस्तारवादी नीति की पोल खोल दी है, जो दुनिया को डराने वाली है। तस्वीर में दिख रहा चीन का डालियान शिपयार्ड और यहां चुपके ड्रैगन अपना सबसे फेवरेट डिस्ट्रॉयर टाइप 52 का निर्माण करने में लगा है। वो भी एक दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 टाइप 52 डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं। यह खबर इतनी अहम है कि दुनिया के कई प्रमुख अखबारों में इसकी रिपोर्ट छपी है। दुनिया भर में रिपोर्ट छपी तो बचाव में चीन का सरकारी मीडिया सामने आया। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि यह बड़ी बात नहीं है, यह चीन की शांति प्रिय डिफेंस नीति का हिस्सा है। लेकिन टाइप 52 डिस्ट्रॉयर क्या है और आखिर इसे बनाने में चीन अचानक से तेजी क्यों लाया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं ताइवान, जहां चीन ताइवान के बीच शांत समंदर में किसी भी समय एक बड़ा तूफान आने की संभावना है। इस वक्त मैं ताइपे से लगभग 280 किलोमीटर दूर हूं। समंदर के बीच अगर युद्ध हुआ तो कह सकते हैं कि इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही होने का अनुमान है। चीन और ताइवान के बीच जंग का पहला गवाह यही इलाका किनमेन आइलैंड बनेगा। यहां से चीन की दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर कही जाती है। ताइवान में ऐसे रडार लगे हुए हैं जो चीन में होने वाली गतिविधियों को फौरन ट्रैक कर सकते हैं। ये ताइवान स्ट्रेट का वो इलाका इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं जहां समुद्री सुरंग बिछाई गई है, और अगर चीन के जंगी जहाज यहां करीब भी आए तो वो उन बारूदी सुरंगों को निशाना बना सकते हैं। ताइवान बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो चीन की तरफ से होने वाली हर एक्टिविटी पर इस समंदर और इधर मेरे इस वक्त इस हाथ की तरफ देखेंगे तो वहां पर एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए है। ताइवान को लेकर चीन बड़ी बातें तो बहुत करता है, लेकिन जब एक्शन का वक्त आता है तो युद्धाभ्यास करके ही ये दिखाने की कोशिश करता है कि ताइवान को वो किसी भी दिन कब्जे में ले लेगा। ताइवान एक छोटा देश है, उसकी नौसेना चीन के हमले को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शुरुआती दौर में ही रह जाएगी, क्योंकि चीन इस वक्त एक बहुत तेजी से उभरती हुई नेवी है और ये साइज के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुकी है। चाइनीज नेवी की फायर पावर को समझना है तो उसकी मौजूदा ताकत को समझना होगा। चीन की नौसेना ने बहुत तेजी से अपने जहाजों की तादाद बढ़ाई है और पिछले 20 सालों में चीन ने नए जंगी जहाज बनाने के प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम किया है। चीन के पास 355 से ज्यादा नेवल शिप है और ये तादाद 400 होने जा रही है, जबकि अमेरिका अब 300 वॉरशिप के साथ दूसरे नंबर की नेवी ही रह गया है। चीन की ऐसी तैयारी ना सिर्फ ताइवान के लिए बड़ा अलर्ट, बल्कि अमेरिका और जापान को भी सोचना होगा कि वो चीन की ऐसी बढ़ती हुई नेवल पावर से कैसे मुकाबला करेंगे। फिलहाल ताइवान में घुसने से रोकने के लिए समंदर में बारूदी सुरंग बिछाई गई है ताकि पानी के रास्ते चीन को रोका जा सके। ताइवान ने वो इलाका जो ये चीन और ताइवान के बीच का समुद्री गलियारा ताइवान स्ट्रेट, 180 किलोमीटर चौड़ा ये गलियारा चीन और ताइवान के बीच एक ऐसा जोन है जहां कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। चीन इस पर अपना पूरा हक जताता है, जबकि ताइवान और अमेरिका समेत दूसरे आसपास के देश इस पर ऐतराज जताते हैं। ताइवान स्ट्रेट ताइवान और एशिया के बीच लाइफलाइन का काम करता है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाला यह हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रास्ता भी है। ताइवान स्ट्रेट के विवाद को खत्म करने के लिए चीन और ताइवान के बीच समंदर में एक लाइन खींची गई है, जिसे मीडियन लाइन कहते हैं। ये लाइन दोनों देशों की सीमा को तय करती है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता और वो पूरे ताइवान पर अपना हक जताता है।
यही वजह है कि चीन के जहाज बार बार इसको पार करते हैं और ताइवान की सीमा में दाखिल होते रहे हैं। लेकिन चीन की इस दादागिरी को खत्म करने के लिए मई के महीने में अमेरिका के मिसाइल क्रूजर यूएसएस पोर्ट रॉयल ने शी जिनपिंग के फेवरेट समुद्री गलियारे में घुसपैठ कर दी थी। और ये ऐसे वक्त हुआ था जब करीब में चीन की नौसेना युद्धाभ्यास करके अपने बंदरगाह पर लौट रही थी। तब चीन ने कहा था कि आइंदा ऐसा हुआ तो अमेरिका को सबक सिखाया जाएगा। ये पूरा इलाका चीन की दक्षिणी थिएटर कमांड के तहत आता है। चीन का कहना है कि ऐसा करके अमेरिका चीन को कम आंक रहा है, उसकी संप्रभुता पर वार कर रहा है, जिसके बहुत ही खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ताइवान समंदर के बीच चीन से मिलने वाले खतरे को महसूस कर रहा है। चीन के लिए ताइवान पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया ये समंदर ही है। ताइवान को टारगेट बनाने और उस पर हमला करने से लेकर उस पर कब्जा करने तक चीन के लिए ये युद्ध आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि समंदर के ऊपर चाहे हो, लेकिन ताइवान को महफूज करने के लिए अमेरिका ने अपने तमाम नेवल एसेट जैसे परमाणु पनडुब्बियां भी ताइवान के आसपास तैनात की हुई हैं। ये उसके युद्ध अभ्यास से जाहिर है। जो अमेरिका दक्षिण चीन सागर, जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसके आसपास करता रहा है पहले से ही। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीन को डराने की बहुत बड़ी कोशिश है ताकि वो ताइवान पर हमला करने से पहले कई बार सोचे। चीन ने ताइवान को चारों ओर से घेर रखा है। उसके आधुनिक विमान और जंगी जहाज पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। हालांकि ताइवान भी चीन के हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ईस्ट चाइना सी में ताइवान के फाइटर जेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन दिन रात युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लेकिन चीन की इतनी बड़ी और मजबूत सेना के सामने ताइवान कितना टिकेगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन चीन को चैलेंज देने का ताइवान को ये हौसला और ताकत मिल रही है अमेरिका से, जिसका 7वां बेड़ा अलर्ट पर है और वक्त रहते वो ताइवान की रक्षा करने पहुंच सकता है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो यहां अमेरिका का भी दखल होगा और तब चीन और अमेरिका के बीच बड़ी टक्कर हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल जाएगी। इसका सबसे बड़ा खतरा नजर आने लगा है। यूक्रेन में दुनिया ने जमीन वाला युद्ध देखा, लेकिन ताइवान और चीन के बीच जंग हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ समंदर में होगी, जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं। चीन का पहला अटैक बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से उसकी रणनीति का पता चलेगा। क्या वो ताइवान पर कब्जा करने के लिए हवाई रास्ता अपनाएगा, यानी एयर ड्रॉप करके फौज को ताइवान में उतारेगा, या फिर समंदर के रास्ते अपने बड़े से बड़े ताइवान जो जहाज हैं वो समुद्री तटों पर भेजेगा। यही वजह है कि ताइवान की कोस्टल डिफेंस को बहुत अच्छी तरह से तैनात किया गया है इस पूरे इलाके में। ताइवान के चारों तरफ, यानी उसके एक एक समुद्री तट पर, वहां पर चीन की फौज ना उतर सके, इसकी पूरी तैयारी की गई है। और इसीलिए अमेरिका की मदद ताइवान को मिल रही है। और अगर ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध बहुत भीषण होगा। बहुत डराने वाली बात यह है कि चीन और ताइवान के बीच युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर 8000 किलोमीटर पश्चिम में यूक्रेन के युद्ध को 6 महीने हो गए हैं और अब वहां से ये रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने यूक्रेन को 2.5 लाख तोप के गोले देने का फैसला लिया है। अगर यूक्रेन की सेना रूस पर हर दिन 2500 गोले भी दागेगी तो समझ लीजिए कि युद्ध 100 दिनों तक और चलेगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने अब खुलकर रूस के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। वो अब पुतिन से सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है। कच्चा चिट्ठा में इसी खतरे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की का डर सच निकला। ज़ेलेंस्की ने पहले ही कहा था कि पुतिन के गुरु की बेटी की मौत के बाद पुतिन बदला जरूर लेंगे और वैसा ही हुआ भी। पुतिन की आर्मी ने रॉकेटों से चैपलिन रेलवे स्टेशन पर हमला किया। चैपलिन रेलवे स्टेशन यूक्रेन के सिनिलिन्को जिले में है।
अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों के इस हमले में मौत हो गई है और 50 लोग घायल हैं। पुतिन के दुश्मनों ने इस हमले को यूक्रेन के नागरिकों पर क्रूर हमला करार दिया है और अमेरिका की तरफ से ज़ेलेंस्की को और ज्यादा सैन्य मदद की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका ने यूक्रेन को 6 NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की आर्टिलरी के लिए अमेरिका ने 2,45,000 राउंड विस्फोटक दिए हैं। mm तोपों के लिए यूक्रेन को अमेरिका ने 65,000 मोर्टार दिए हैं और यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं लेजर गाइडेड रॉकेट्स। यानी एक बार फिर ज़ेलेंस्की के हथियारों का जखीरा अमेरिका के हथियारों से भर गया है और पुतिन की चुनौती बढ़ गई है। President Biden has been clear that we will continue to hold Russia accountable and support Ukraine for as long as it takes. So this morning, I think you saw, he announced nearly $3 billion in additional military assistance through what is called the Ukraine Security Assistance Initiative. लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से जो मदद मिल रही है उसमें इस बार सबसे अहम है 6 NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम। कीव के किले को सुरक्षित करने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से इस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की थी। आपको याद होगा कि जब जर्मनी में जून के महीने में G7 समिट हुई थी और उसी वक्त पुतिन ने अमेरिका और उनके साथी देशों खासकर नेटो को चुनौती देते हुए एक के बाद एक कीव पर कई मिसाइलें फायर कर दी थी। कीव पर हुए इस जबरदस्त हमले के बाद यूक्रेन की तरफ से NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की गई थी। यह अमेरिका का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पास थार्ड और पैट्रियट जैसे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका अपनी राजधानी वॉशिंगटन और राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए जिस मिसाइल सिस्टम पर भरोसा करता है वो है NASAMS, जिसका पूरा नाम है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये बाइडेन का ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा गिफ्ट है जो एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका की राजधानी की सुरक्षा करता है। अब वही यूक्रेन की राजधानी की सुरक्षा में भी होगा। इस तरह अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। यूक्रेन के अलावा फिनलैंड, नीदरलैंड्स, स्पेन, नॉर्वे, अमेरिका, ओमान और भारत भी NASAMS सिस्टम का सौदा अमेरिका से कर चुके हैं। भारत पहले से रूस की S-400 की डील रूस के साथ कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने NASAMS एयर डिफेंस का सौदा अमेरिका के साथ इसलिए किया है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व की छोटी जगहों जैसे संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए NASAMS काफी ज्यादा मुफीद एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ और एक प्लेन को हाईजैक कर अमेरिका पर हमला किया गया, उसके बाद NASAMS डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा भरोसा किया गया क्योंकि ये क्रूज मिसाइलों और मूविंग ऑब्जेक्ट पर ज्यादा बेहतर तरीके से निशाना लगा सकता है। NASAMS एयर डिफेंस में 3 यूनिट होती है: रडार डिटेक्शन यूनिट, मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट, मिसाइल फायरिंग यूनिट। एयर डिफेंस का रडार मिसाइल, एयरक्राफ्ट या क्रूज को डिटेक्ट कर सकता है। मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट से पलटवार का फैसला लिया जाता है और मिसाइल फायरिंग यूनिट प्रोजेक्टाइल को आसमान में ही खत्म कर देती है। NASAMS एयर डिफेंस न्यूनतम 100 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले प्रोजेक्टाइल का खात्मा कर सकती है और यही जबरदस्त एयर डिफेंस अब कीव की सुरक्षा करेगा ताकि वो सारी अहम जगहें जहां से ज़ेलेंस्की फैसला ले रहे हैं और जंग की रणनीति बनाई जा रही है महफूज रहें।
लेकिन NASAMS इतना महंगा सिस्टम है कि यूक्रेन में हर जगह लगाया नहीं जा सकता और इसका पूरा लाभ रूस की आर्मी बखूबी उठा रही है। रूस की आर्मी ने चैपलिन रेलवे स्टेशन पर हमला करके ये बता दिया कि वो पुतिन के गुरु की बेटी पर हुए हमले को ना भूले हैं और ना भूलेंगे, और ज़ेलेंस्की भी पहले ही इस बात को जानते थे। Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно – гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. 24 अगस्त को यूक्रेन का नेशनल इंडिपेंडेंस डे होता है। एक तरफ ज़ेलेंस्की यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन के लोगों से भी ये अपील की थी कि ज्यादा बड़ी संख्या में कोई भी नागरिक समारोह में न आए, क्योंकि रूस की मिसाइलें इन कार्यक्रमों पर हमला करके आम लोगों को भी मार सकती हैं। लेकिन इस मौके पर भी पुतिन को चिढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने कीव में उन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जो रूस के सैनिक युद्ध भूमि से भागते हुए छोड़ गए थे। आर्टिलरी, टैंक, तोप रूस के वो हथियार हैं जिन्हें देखकर दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता के मनोरंजन के लिए रूस के खतरनाक हथियारों को सड़क पर खड़ा कर दिया है। यूक्रेन के लोगों ने इन रूसी हथियारों के सामने सेल्फी खिंचवाई और रूस को हराने का वादा भी दोहराया। Дуже патріотично. Я вважаю, що ми точно переможемо, і насправді це дуже гарно, що зробили таку виставку, тому що патріотичність піднімається ще більше і більше, і знаєте, навіть отак ходиш просто і хочеться зірватися і туди побігти, і всім допомагати, дуже піднімає бойовий дух. Я вважаю, що все буде добре. जंग के 6 महीने भी बीत चुके हैं और इस मौके पर यूक्रेन के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी यूक्रेन के संघर्ष को बहुत अहम तरीके से हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ज़ेलेंस्की ने संदेश दिया है कि चैपलिन रेलवे स्टेशन पर हमला करने जैसे क्रूर हमलों के बाद भी यूक्रेन की आजादी कभी खत्म नहीं होगी।